हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू सारथी एकेडमी ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ यूट्यूब। हम थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करने वाले हैं बेटा, और हमारा जो टारगेट है वो है जेई मेंस और नीट। यस, एडवांस के हिसाब से मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जेई मेंस और नीट दोनों ही एग्ज़ाम एनसीईआरटी ओरिएंटेड एग्ज़ाम्स हैं, और एनसीईआरटी पूरा डिस्कस करेंगे हम। फिर उसके बाद 2019 के बाद से जेई मेंस के सारे क्वेश्चन करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे आज तक के जो भी 2019 के बाद थर्मोडायनेमिक्स से आए हैं। और नीट के तो हम सारे ही क्वेश्चन करेंगे जो भी आए हैं। यस, जेई एडवांस के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा बातें पढ़नी होती हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हमारा टारगेट है, इस सीरीज़ का टारगेट है जेई मेंस का कोई क्वेश्चन गलत ना हो थर्मोडायनेमिक्स का, और नीट का कोई क्वेश्चन गलत ना हो थर्मोडायनेमिक्स का। यस, एनसीईआरटी ओरिएंटेड एग्जाम है दोनों ही, तो हम एनसीईआरटी की हर एक लाइन को डिस्कस करेंगे, हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और जितना जल्दी हो सकता है मैं इस सीरीज़ को फिनिश करूँगा। यस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 11th केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स है। उसके अलावा जेई और नीट में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वन ऑफ द थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स टॉपिक, हार्ड बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स तो नहीं बोलेंगे, इसको थोड़ा हार्ड लगता है बच्चों को ये टॉपिक, थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम। तो हम वो दोनों चैप्टर सबसे पहले डिस्कस कर रहेंगे एनसीईआरटी ओरिएंटेड। या सबसे पहली लाइन से शुरू करते हैं। उसने कहा है कि केमिकल एनर्जी है मॉलिक्यूल्स में स्टोर होती है, और वो हीट की फॉर्म में रिलीज की जा सकती है। यस, जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कैसे केमिकल रिएक्शन होंगी? जैसे उसने बोला कोई फ्यूल है, तो वो फ्यूल को अगर हम एयर में बर्न करेंगे, तो जब जैसे ही हमारे पास कोई फ्यूल है उसको एयर में बर्न किया, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, उसने किसी भी फ्यूल ने ऑक्सीजन से क्या किया, रिएक्शन किया, तो उसके वजह से जो हमारे फ्यूल के अंदर जो केमिकल एनर्जी स्टोर थी वो हीट की फॉर्म में चेंज हो गई है। यस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्यूल हमारे पास जैसे मीथेन हुआ, कोल हुआ, इस टाइप से और भी काफ़ी सारे फ्यूल हो सकते हैं, पेट्रोल, डीजल, ये सब फ्यूल ही हैं बेटा। यस, तो इन्हें इन्हें हमें बर्न करना होता है, और बर्न करने से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। यस, फिर उसके बाद में कह रहा है द केमिकल एनर्जी में ऑल्सो बी यूज टू डू मैकेनिकल वर्क। जैसे पेट्रोल डीजल से हम गाड़ी चला रहे हैं, तो पेट्रोल और डीजल के अंदर कौन सी एनर्जी, केमिकल एनर्जी। और हमने गाड़ी चलाई मतलब उसने पहिया घूमा है, टायर घूमा है, मतलब मैकेनिकल वर्क हुआ है। क्या हुआ है, मैकेनिकल वर्क हुआ है। तो केमिकल एनर्जी को हमने मैकेनिकल वर्क में चेंज कर दिया है, जैसे फ्यूल जल रहा है इंजन के अंदर। यस, या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे गैल्वेनिक सेल है, ड्राई सेल है, बैटरी जो होती है घर में, इन्वर्टर वाली जो बैटरी है, वो भी क्या कर रही है, केमिकल एनर्जी उसके अंदर स्टोर है, केमिकल्स की फॉर्म में कोई एनर्जी स्टोर है, वो एनर्जी चेंज हो रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। यस, तो ये काम की बातें थी हमारी जो हमने पढ़ ली। यस, कोई रटने की जरूरत नहीं बेटा, तुम्हें हर लाइन समझने की कोशिश करनी है और आगे बढ़ना। तुम्हें लाइन समझ में आई, आगे बढ़ जाओ। ये रटना नहीं, कुछ भी नहीं रटना इधर, सिर्फ समझना है, आगे बढ़ो, समझना है, आगे बढ़ो, समझना है, आगे बढ़ो। बस अपने आप, अपना जो माइंड है इट इज़ सुपर इंटेलिजेंट, आप इसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए। आपने लाइन समझी, आप आगे बढ़ो, आपने लाइन समझी, आप आगे बढ़ो, आपने लाइन समझी, आप आगे बढ़ो, अपने आप क्वेश्चन होने स्टार्ट हो जाएंगे। यस, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम एनसीईआरटी जो मैंने मेन पॉइंट्स है उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है या अंडरलाइन कर दिया है, वो बस आपको बाद में देखनी है ढंग से। यस, तो इसलिए हम कह सकते हैं वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी आर इंटर रिलेटेड अंडर सर्टेन कंडीशंस। जो भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं। दीज में बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ओ माय गॉड, यस, ये है इंपॉर्टेंट बात। तो द स्टडी ऑफ दीज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो हम एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जैसे हमने केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में चेंज किया, मतलब केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज किया, जैसे हमने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज किया, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये है किसके स्टडी का पार्ट, थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट। तो इन थर्मोडायनेमिक्स वी स्टडी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यस, द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील विद, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार बच्चे भूल जाते हैं इस बात को। जितने भी लॉ हैं थर्मोडायनेमिक्स के, थर्मोडायनेमिक्स में एक हमें पढ़ना है जीरोथ लॉ। यस, एक हमें पढ़ना है फर्स्ट लॉ, एक हमें पढ़ना है सेकेंड लॉ। कौन सा लॉ बेटा, सेकंड। और एक हमें पढ़ना है थर्ड लॉ। तो ये 4 लॉ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एक जीरोथ लॉ। यस, तो जीरोथ लॉ हुआ, फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, ये सारे के सारे जो थर्मोडायनेमिक्स लॉ हैं, ये मैक्रोस्कोपिक सिस्टम पर लगते हैं, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम पर नहीं लगते। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम का मतलब होता है इंडिविजुअल, एक मॉलिक्यूल पर नहीं लगेगा, एक मॉलिक्यूल पर नहीं लगेगा, एक मॉलिक्यूल पर
एक मॉलिक्यूल पर हम 0th लो, फर्स्ट लो, सेकंड लो, थर्ड लो नहीं लगा रहे होंगे, बल्कि हम कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पर जो हमारे पास सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा उस सब्सटेंस पर ये लॉज लग रहे होंगे। मतलब मैक्रोस्कोपिक सिस्टम पर ये लॉ लग रहे होंगे, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम पर ये लॉ नहीं लग रहे होंगे। यस यस बेटा, अब हम बात कर रहे हैं थर्मोडाइनमिक्स इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट हाउ एंड व्हाट रेट ऑफ दीज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस आर कैरिड आउट। थर्मोडायनेमिक्स को कोई मतलब नहीं है कि केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कितनी देर में चेंज हो रही है, 1 मिनट में चेंज हो रही है, 2 मिनट में चेंज हो रही है, 15 घंटे में चेंज हो रही है, 50 दिन में चेंज हो रही है। थर्मोडायनेमिक्स को कोई मतलब नहीं है कि जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है वो कितनी देर में हो रहा है। मतलब ओ माय गॉड, रेट से कोई मतलब नहीं है थर्मोडायनेमिक्स को। थर्मोडायनेमिक्स के पास तो टाइम की कमी है, टाइम वाले फैक्टर की कमी है कि कितनी देर में रिएक्शन होगी, कितनी देर में ट्रांसफॉर्मेशन होगी, उससे थर्मोडायनेमिक्स का कोई मतलब नहीं है। इससे मतलब होता है, एक 12th क्लास में आप एक चैप्टर पढ़ोगे केमिकल काइनेटिक्स का, यस 12th क्लास के बच्चों को पता भी है कि थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ ये बताती है रिएक्शन होगी या नहीं होगी। केमिकल काइनेटिक्स ये बताती है कि रिएक्शन होगी तो किस स्पीड से होगी। यस तो ये हमारी बात खत्म हो गई। तो थर्मोडायनेमिक्स को क्या किससे मतलब है? थर्मोडायनेमिक्स को इनिशियल स्टेट से और फाइनल स्टेट से मतलब होता है कि शुरू में क्या स्टेट है, बाद में क्या स्टेट है। अब ये कितनी देर में हुई, 1 घंटे में हुई, 50 घंटे में हुई, 100 दिन में हुई, उससे थर्मोडायनेमिक्स का कोई मतलब नहीं है। ये थर्मोडायनेमिक्स का कंसर्न पार्ट नहीं है। इट इज़ कंसर्न्ड इन केमिकल काइनेटिक्स कि कितनी देर में स्टेट 1 से स्टेट 2 जा रही है, बन रही है, स्टेट 1 से स्टेट 2 कितनी देर में बन रही है। इट इज़ पार्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, कितनी देर में। यस ठीक है। तो अब हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स की, आगे बात करें लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई ओनली व्हेन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम और मूव फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर स्टेट। सिंपल सी एक बात है बेटा, सिंपल सी एक बात है, सिंपल सी एक बात है। क्या बात है? सिंपल सी एक बात है। यस सिंपल सी क्या बात है? सिंपल सी ये बात है कि हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में कोई स्टेट 1 होगी या क्या होगी? स्टेट 1। स्टेट 1 से सिस्टम किधर जा रहा है? स्टेट 2 में जा रहा है। अब ये स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट ये है, लेट्स से हमारे पास पहले जो बैटरी थी, जो घर में बैटरी यूज़ करते हैं, वो बैटरी चार्ज थी। क्या थी बेटा? चार्ज थी। और चार्ज बैटरी थी तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ केमिकल थे और केमिकल्स के पास क्या थी? केमिकल एनर्जी थी। और बैटरी 100% चार्ज थी। बैटरी जो चार्ज थी वो 100% चार्ज थी। यस अब थोड़ी देर बिजली चली गई घर में, और बिजली चली गई तो इन्वर्टर ने अपना काम करना शुरू किया, और इन्वर्टर ने क्या किया? इस केमिकल एनर्जी को चेंज कर दिया। कौन सी एनर्जी में चेंज कर दिया? इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर दिया। यस किस में चेंज कर दिया? इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर दिया। और जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज किया तो हमारे पास बैटरी जो है उसका परसेंटेज धीरे धीरे कम होगा। और लेट से हमारे पास जब बैटरी 50% चार्ज रही तो इसका मतलब बैटरी का 50% जो पार्ट है, 50% जो केमिकल एनर्जी थी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो चुकी है। यस बैटरी की जो 50% केमिकल एनर्जी थी वो किस में चेंज हो चुकी है? वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो चुकी है। तो अब हम इसको स्टेट 2 बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? स्टेट 2। यस तो कोई सिस्टम हमारे पास, कोई भी हमारे पास एक सेगमेंट है, मॉलिक्यूल्स हैं या कुछ भी है, ठीक है, वो स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहा है। तो ये स्टेट 1 थी जब बैटरी 100% चार्ज थी, और ये हमारी स्टेट 2 है जब बैटरी 50% चार्ज है। यस तो स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहे हैं। यस इस को थर्मोडायनेमिक्स से मतलब है, थर्मोडायनेमिक्स को मतलब है इस इनिशियल स्टेट से और इस फाइनल स्टेट से। थर्मोडायनेमिक्स को मतलब नहीं है कि ये कितनी देर में स्टेट जा रही है, 15 मिनट में 100% से 50% हो रही है, आधे घंटे में हो रही है, 5 घंटे में हो रही है, 50 घंटे में हो रही है, 100 घंटे में हो रही है, कितने में हो रही है हमें मतलब नहीं है। कितनी देर में हो रही है, कितने टाइम में हो रही है, उसको थर्मोडायनेमिक्स से कोई मतलब नहीं। थर्मोडायनेमिक्स को सिर्फ मतलब है स्टेट 1 से स्टेट 2 में, स्टेट 1 में और स्टेट 2 में। और स्टेट 1 के अंदर हमारे पास जो भी स्टेट 1 है उसके अंदर इक्विलिब्रियम होना चाहिए, और स्टेट 2 है उसके अंदर भी इक्विलिब्रियम होना चाहिए, तभी थर्मोडायनेमिक्स के लॉज लगेंगे। मतलब यहाँ इक्विलिब्रियम कंडीशन है, यहाँ इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो यहाँ हम थर्मोडायनेमिक्स के लॉ लगा सकते हैं, यहाँ भी इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो हम थर्मोडायनेमिक्स के लॉ लगा सकते हैं।
या फिर स्टेट 1 और स्टेट 2 आपस में इक्विलिब्रियम में हो, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो अगर जितना % बैटरी का डिस्चार्ज हुआ उतना ही बैटरी चार्जिंग भी हो रही हो उसी टाइम पर, जितनी बैटरी की चार्जिंग जितनी बैटरी की डिस्चार्जिंग हो, मतलब ये पूरी प्रोसेस है वो भी इक्विलिब्रियम में हो। तो अगर मान लो ये दोनों प्रोसेस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इक्विलिब्रियम में हो तो उस टाइम पर भी ये जब स्टेट 1 और स्टेट 2 आपस में इक्विलिब्रियम में हो तो उस टाइम पर इन सिचुएशंस के ऊपर भी हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा सकते हैं। मतलब सिंपल सी बात कहूँ, स्टेट 1 में सब कुछ इक्विलिब्रियम में हो तो थर्मोडायनेमिक्स के लॉ स्टेट 1 पर लगा सकते हैं, स्टेट 2 में सब कुछ इक्विलिब्रियम में हो तो स्टेट 2 पर थर्मोडायनेमिक्स के लॉ लगा सकते हैं, या जब ये आपस में इक्विलिब्रियम में हो तो इस टाइम पर भी हम इक्विलिब्रियम सिचुएशन की वजह से यहाँ पर लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा सकते हैं। ये है बेटा काम की बात। यस, laws of thermodynamics apply only when a system is in equilibrium or moves from one equilibrium state to another equilibrium state। जब एक equilibrium state से सिस्टम दूसरी equilibrium state पे जाता है तो यहाँ पर हम इन स्टेट्स के ऊपर हम थर्मोडायनेमिक्स के लॉज लगा सकते हैं। ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस हो रही है, बीच वाला जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें टाइम वाला फैक्टर हम बात नहीं करते। थर्मोडायनेमिक्स में ये टाइम वाले फैक्टर की हम बात करते हैं कि कितनी देर में ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसका कोई थर्मोडायनेमिक्स से मतलब नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब ये है कि ये प्रोसेस है, ये वन स्टेट से सेकेंड स्टेट में कैसे जा रही है, कितनी देर में जा रही है, उसका थर्मोडायनेमिक्स से कोई मतलब नहीं है। यस, डन। अगली बात पढ़ो। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी लाइक प्रेशर टेम्परेचर डू नॉट चेंज विद टाइम। जब इक्विलिब्रियम स्टेट में हमारा सिस्टम होगा तो प्रेशर और टेम्परेचर चेंज नहीं होंगे। आगे बातें और भी क्लियर होंगी जब हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे। यस, इन दिस यूनिट we would like to answer some important question through the thermodynamics। थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात कर रहे होंगे इस यूनिट में। यस, क्या बात कर रहे होंगे? सबसे पहला क्वेश्चन है ये है कि जब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, कई केमिकल प्रोसेस हो रही है, तो उस केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस में ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, मान लो लेट्स से हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन की, तो क्या केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी? विल इट अकर और नॉट? यस, हमें बाद में पता चलेगा, एक फैक्टर आएगा डेल्टा जी जिसको हम बोलेंगे चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। इससे हम बता पाएंगे कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। यस, तो अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो यस रिएक्शन होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, वो हम बात करेंगे आगे। यस, इसी तरह अगर इक्वल टू जीरो आ जाएगी तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम में होगा, हमारी दोनों प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होंगी, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन वाली प्रोसेस हैं वो इक्विलिब्रियम में होंगी। यस, और अगर ये ग्रेटर देन जीरो आ जाए, मतलब पॉजिटिव आ जाए, तो इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। आगे ही क्लियर होंगी। मतलब सिंपल सी एक बात मैं आपको कहना चाहूँ तो रिएक्शन होगी या नहीं होगी ये कौन बता रहा होगा? ये बता रहा होगा डेल्टा जी फैक्टर। कौन बता रहा होगा बेटा? यस, डेल्टा जी फैक्टर बता रहा होगा। यस, डेल्टा जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। फिर उसके बाद में व्हाट डिराइव से केमिकल रिएक्शन और प्रोसेस। कोई अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसको डिराइव कौन कर रहा होगा? तो हमें पता चलेगा एक्चुअली दो फैक्टर आएंगे, एक तो एंथैल्पी चेंज और एक एंट्रोपी चेंज। इन फैक्टर्स से हमें पता चलेगा कि एनर्जी जो हमारे पास डेल्टा जी है वो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब हमारी जो केमिकल रिएक्शन है उसका ड्राइविंग फोर्स क्या है, क्या एंथैल्पी फैक्टर है या एंट्रोपी फैक्टर है, या हो सकता है दोनों ही मिलकर उसको ड्राइव कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हों। ड्राइव करना मतलब प्रोसेस को आगे बढ़ाना। तो प्रोसेस को आगे कौन बढ़ाएगा? या तो डेल्टा एच वाला फैक्टर बढ़ा रहा होगा या डेल्टा एस वाला फैक्टर बढ़ा रहा होगा। टू व्हाट एक्सटेंट डू द केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड, कि केमिकल रिएक्शन कितनी दूर तक जाएगी, कि कब तक केमिकल रिएक्शन होगी, कहाँ तक केमिकल रिएक्शन होगी, उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताएगा बेटा। कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसकी बात कर रहा होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर ज़्यादा होगा तो रिएक्शन ज़्यादा आगे जाएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर कम होगा तो रिएक्शन कम आगे जाएगी। सिंपल सी बात यही है कि कहाँ तक रिएक्शन जाएगी उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता रहा होगा। तो ये हमारे तीन फैक्टर्स की हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। यस, डन। यस बेटा, अब हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक टर्म्स। यस, एक्चुअली हमें क्या मतलब है, हमें केमिस्ट्री में मतलब है केमिकल रिएक्शंस से, और केमिकल रिएक्शंस से हमें मतलब है वी आर इंटरेस्टेड इन केमिकल रिएक्शंस। थर्मोडायनेमिक्स में हमें उस केमिकल रिएक्शन
को होने का रीजन पता करना है कि कौन सी एनर्जी चेंजेस की वजह से ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, कौन सी एनर्जी चेंजेस की वजह से ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है। तो केमिकल रिएक्शंस को हमें स्टडी करना है, तो इसको हमें ऑब्जर्व करना है, इस केमिकल रिएक्शंस को हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करना है। यस, तो हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो कहाँ पर रही होगी बेटा, केमिकल रिएक्शंस पर रही होगी। तो जहाँ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जितने सेगमेंट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जितने सेगमेंट को हम स्टडी कर रहे हैं, उसको हम सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलने वाले हैं। यस, तो यहाँ पर हमारी दो टर्म आएंगे, एक सिस्टम आएगा और एक सराउंडिंग आएगा। तो सिस्टम इन ए थर्मोडायनेमिक्स रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का वो पार्ट जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन। यस, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिस्टम। और जो सिस्टम को छोड़ दिया जाए, बाकी रिमेनिंग जो यूनिवर्स का पार्ट है, उसे हम सराउंडिंग कहने वाले हैं। यस, द सराउंडिंग इंक्लूड्स एवरीथिंग अदर देन सिस्टम, सराउंडिंग में सब कुछ होगा सिस्टम को छोड़ के। सिस्टम एंड सराउंडिंग टुगेदर क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं। तो यूनिवर्स है वो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों, मतलब इसका मतलब क्या है, हमने यूनिवर्स को दो हिस्सों में तोड़ दिया। एक सिस्टम जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस भी पार्ट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसको हमें स्टडी करना है, उसको हमने क्या बोला, सिस्टम। और उसके अलावा जो भी पार्ट बचा उसको हमने क्या बोला, सराउंडिंग। और सिस्टम को और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाला पार्ट, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाले पार्ट को हम बोलेंगे बाउंड्री। क्या बोलेंगे, बाउंड्री। तो बाउंड्री क्या होता है, रियल और इमेजिनरी सरफेस जो सेपरेट करेगा किसको, सिस्टम को और सराउंडिंग को, और सराउंडिंग को। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो हमारे पास एक बीकर है। तो इस बीकर के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, इस बीकर के अंदर हमने ए और बी दो सब्सटेंस ऐड किए हैं, ए और बी, और दोनों रिएक्ट कर रहे हैं लेट से। तो हमने ये जो रिएक्टिंग जो पार्ट है, अंदर वाला पार्ट, इसको हमने सिस्टम बोल दिया है। क्या बोल दिया है, सिस्टम बोल दिया है। तो ये जो बीकर की वॉल है, ये बीकर की वॉल है, ठीक है, तो ये किसका हिस्सा है, सराउंडिंग का हिस्सा है। और बाहर जो भी पार्ट बच गया यूनिवर्स का, वो सब सराउंडिंग है, वो सब क्या है, सराउंडिंग है, वो सब सराउंडिंग है। और ये जो वॉल एक्चुअली ना, ये बीकर की जो वॉल है, ये सराउंडिंग का ही पार्ट है। पर क्योंकि सिस्टम को, जो हमारे अंदर जो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, इन मॉलिक्यूल्स को और बाहर जो सराउंडिंग है उसको सेपरेट ये वाला पार्ट कर रहा है, तो इसको हम बाउंड्री भी बोलना शुरू कर देते हैं। क्या बोलना शुरू कर देते हैं, बाउंड्री भी बोलना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा बाउंड्री जो ऊपर जो हमारे रिएक्टेंट के ऊपर ये जो ओपन स्पेस है, तो यहाँ पर भी तो ये जो सेपरेट करने वाली जो लेयर है, उस लेयर को भी हमने क्या बोला, बाउंड्री। तो बाउंड्री या तो इमेजिनरी हो सकती है, इमेजिनरी हो सकती है, या फिर जो वॉल है कंटेनर की, तो रियल भी हो सकती है। तो रियल भी हो सकती है और इमेजनरी भी हो सकती है। तो बाउंड्री क्या है, सरफेस है जो रियल भी हो सकता है, इमेजनरी भी, जो सेपरेट करेगा किसको, सिस्टम को और सराउंडिंग को। यस, तो बाउंड्री इज रियल और इमेजिनरी सरफेस which separates systems and surrounding, which separates system and surrounding. Yes, ठीक है। However, the entire universe other than the system is not affected by the changing taking place on the system. यूँ कह रहा है, सिस्टम में अगर हमने कोई चेंज किया तो पूरी यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है, उसमें इतना चेंज थोड़े ना आएगा। इसलिए प्रैक्टिकल पर्पजेज के लिए हम क्या करते हैं, सराउंडिंग को, वो जो रिमेनिंग जो पार्ट है जो टच में है, थोड़ा सा इंटरेक्ट कर रहा है, जो थोड़ा सा यूजुअल रीजन ऑफ स्पेस है, जो नेबरिंग हुड का स्पेस है, ठीक है, उसी को हम सराउंडिंग बोल रहे होते हैं। इसने एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है। देखो, उसने कहा, फॉर एग्जांपल वी आर स्टडिंग रिएक्शन बिटवीन टू सब्सटेंस ए एंड बी इन द बीकर कंटेनिंग रिएक्शन मिक्सचर is the system and the room where the beaker is kept in the is the surrounding. ये हमारे पास कोई रूम है, लेबोरेटरी का रूम है। तो इस रूम के अंदर हम एक बीकर के अंदर क्या कर रहे हैं, बीकर के अंदर रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन करने वाले पार्ट हैं, एक्चुअली इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, सिस्टम। और उस रूम की बात करें तो उस रूम को हम क्या बोलेंगे, सराउंडिंग। यस, क्योंकि चेंज हमें वहीं पर दिखने वाला है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? सराउंडिंग तो सब कुछ है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकली क्या हम पूरे यूनिवर्स में स्टडी थोड़े ना कर पाएंगे। अब तुम यूँ कहो कि मैंने रिएक्शन कराई सर न्यू दिल्ली में और हम स्टडी कर रहे हैं उसका इफेक्ट उदयपुर में, तो ये तो कोई मतलब नहीं है बेटा, इस बात का तो कोई सेंस भी नहीं है। क्योंकि हम अगर मान लो दिल्ली में रिएक्शन कर रहे हैं तो वहीं पर थोड़ा बहुत जो जहाँ पर भी उसका इफेक्ट, लेट्स से हमने कोई रिएक्शन कराई और रिएक्शन कराई, वहाँ H2S गैस बनी। अब H2S गैस की जो स्मेल होती है वो रोटन एग लाइक स्मेल होती है। अब वो रोटन एग लाइक स्मेल जो है, क्या वो पूरे इंडिया में फैल जाएगी?
नहीं, तो जहां तक वो इसका इफेक्ट आएगा उसको हमने सराउंडिंग बोला है, क्योंकि यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है। इतने बड़े यूनिवर्स में हम प्रैक्टिकली थोड़े ना स्टडी कर पाएंगे कि इसका इफेक्ट क्या आ रहा है। तो हमें उतने पार्ट में स्टडी करनी है जो हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर पाएं, उसको हम सराउंडिंग बोलेंगे। प्रैक्टिकली उसको हम सराउंडिंग बोलेंगे। थ्योरेटिकली तो पूरा यूनिवर्स जो है वह सराउंडिंग है। यस, ये बात बोलने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। फिर उसके बाद में इसने बाउंड्री की बात कर दी है। यस, यस बेटा, यहाँ पर वो बाउंड्री की बात कर रहा है। यस, कि बाउंड्री रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। द वॉल दैट सेपरेट आउट द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग इज कोल्ड बाउंड्री। जो वॉल सेपरेट करेगी सिस्टम और सराउंडिंग को, उसको हम क्या कहेंगे? बाउंड्री कहेंगे। यस, तो बाउंड्री के थ्रू या तो मैटर एक्सचेंज हो रहा होगा या एनर्जी एक्सचेंज हो रही होगी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। यस, उसी के बेसिस पर हमने टाइप ऑफ सिस्टम को क्लासीफाई किया है कि बाउंड्री की अगर हम बात करें तो बाउंड्री के थ्रू या तो मैटर एक्सचेंज हो रहा होगा या एनर्जी एक्सचेंज हो रही होगी या दोनों ही एक्सचेंज हो रहे होंगे। तो किस टाइप की मूवमेंट हो रही है बाउंड्री के अलोंग, उसके हिसाब से हम सिस्टम को क्लासीफाई कर रहे हैं। यस, ओपन सिस्टम, फिर हमारे पास आएगा क्लोज सिस्टम और फिर हमारे पास आएगा आइसोलेटेड सिस्टम। यस, तो ये 3 टाइप के सिस्टम होंगे। पहला कौन है? ओपन सिस्टम। यस, ओपन सिस्टम वो सिस्टम होगा बेटा जिसमें हमारे पास एक तो सराउंडिंग है बाहर और ये हमारा सिस्टम है। तो सिस्टम और सराउंडिंग में जो हमारे पास जो बाउंड्री है उसके थ्रू मैटर भी एक्सचेंज हो और एनर्जी भी एक्सचेंज हो। यस, देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। यस, जैसे अगर हम बात करें तो अगर मान लो हमने कोई गर्म पानी लिया है, लेट्स से हमने कोई हॉट वाटर लिया है। तो हॉट वाटर लिया है तो तुम्हें पता है बेटा, ओपन अगर हमारे पास ग्लास है जिसमें हॉट वाटर रखा है तो वाटर के पार्टिकल बाहर जाएंगे वेपर बन के, मतलब मैटर एक्सचेंज हुआ सराउंडिंग के साथ। सराउंडिंग में कौन चला गया? मैटर चला गया। और धीरे धीरे एनर्जी है वो भी धीरे धीरे सराउंडिंग में जा रही है। धीरे धीरे जो गर्म पानी है वो ठंडा हो रहा है, इसका मतलब जो हीट है वो बाहर की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है सराउंडिंग के साथ और मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग के साथ। तो वो ओपन सिस्टम है। इसी तरह से क्लोज सिस्टम क्या होगा? वही जो गर्म पानी था हमारा, उसको हमने अच्छे तरीके से ऊपर से ढक दिया है ताकि कोई वेपर है वो सराउंडिंग में ना जा सके। लेकिन क्या धीरे धीरे वो पानी ठंडा हो जाएगा, इसका मतलब एनर्जी है वो सराउंडिंग में जा रही है। तो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर का तो एक्सचेंज नहीं हो रहा क्योंकि अब की बार वेपर हैं वो सराउंडिंग में नहीं जा रहे, बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल। लेकिन एनर्जी है वो सराउंडिंग में जा रही है। धीरे धीरे गर्म पानी है वो ठंडा हो रहा है, मतलब हीट है वो एक्सचेंज हो रही है सराउंडिंग के साथ में। यस, वही लिख रखा है इसमें एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये हमारे पास ओपन सिस्टम है। तो बाहर हमारे पास सराउंडिंग है और ये हमारा सिस्टम है। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का भी एक्सचेंज है और सिस्टम और सराउंडिंग के अंदर मैटर का भी एक्सचेंज है। यस, इसी तरह अगर हम क्लोज सिस्टम की बात करें तो सराउंडिंग के साथ मैटर का एक्सचेंज तो नहीं है, मैटर तो यहीं पर है सारा का सारा, लेकिन सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी का एक्सचेंज है। अब ना ही मैटर का एक्सचेंज हो ना ही एनर्जी का एक्सचेंज हो, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ना तो मैटर का एक्सचेंज हो ना एनर्जी का एक्सचेंज हो, मतलब सिस्टम में जितनी एनर्जी पहले थी उतनी बाद में रहेगी, जितना मैटर पहले था उतना ही बाद में रहेगा। यस, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। कौन सा सिस्टम कहेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। तो आइसोलेटेड सिस्टम कौन से होते हैं बेटा? देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, उनको हम कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। यस, जैसे थर्मस फ्लास्क है वो किसका एग्जाम्पल है? आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है। ना तो बाहर मैटर जा रहा है ना एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। यस, अगर मान लो बहुत आइडियली देखा जाए तो आइसोलेटेड सिस्टम का कोई भी एग्जाम्पल नहीं है। अगर पूरे यूनिवर्स को अगर हम एक सिस्टम मान लें तो दैट मे बी आइसोलेटेड सिस्टम का परफेक्ट एग्जाम्पल। यस बेटा, यस।